तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए आप लोग पूछते हैं भैया इतना जल्दी जल्दी आप वीडियो नहीं डालते हैं, क्यों? धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं भाई। मुझे बुखार आ गया था, ठीक है, अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है। तो फीवर आ गया था, उसके बाद टाइफाइड भी हो गया है, ठीक है। और इसी कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और मुझे टाइफाइड होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बाइक चलाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा छोटा भाई रांची में रहता है, मैं घर में रहता हूँ, ठीक है। तो घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है और इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा बाइक भी चलाना पड़ रहा है। और आप बाइक चला के आता हूँ, थक जाता हूँ, ठीक है। आप लोग आँख से भी पता कर सकते हैं। तो फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया है। जैसे मैं रिकवर करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो नहीं बस थोड़ा सा रिकवरी मारूंगा और आपका क्लास कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं बैग से शुरू करता हूँ और तब भी घर में मैं ऐसा नहीं कि बैठे रहता हूँ। मेरा माइंड हमेशा ऑटोमेटिकली ना चलता रहता है, शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। या तो आपका पढ़ाता हूँ या फिर खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बैग का क्लास करेंगे, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी को मालूम है बैग का जो पेपर होगा, वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर, ये आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं सागर, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यह आपका जो बैग का पेपर है ना, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी काम देगा, BBMKU में भी काम देगा, SKMU में भी काम देगा, और यहाँ तक कि आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, VBU, ठीक है। इन सभी में बैग का पेपर रखा गया है सेमेस्टर 4 में, और सभी में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको टाइमिंग 2 घंटा मिलता है, ठीक है। और पास करने के लिए 20 नंबर लाना होता है। और एक चीज़, इसका जो पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। OMR पेपर आपका दिया जाता है, 50 गो क्वेश्चन का OMR पेपर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह भरना का रहता है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन का OMR रहेगा, जिसको आपको ब्लैक पेन से भरना है। जैसे आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर दिए थे, याद आएगा आपको, ठीक है। उसी टाइप से आपको देना होगा इसमें भी। अब क्या है आपका कि जैसे ये हो गया, ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। और आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये सभी के लिए सेम होता है, किसी के लिए अलग नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत हल्ला होता है यार, क्या बताएं। रूम को मैं ना छत से ना नीचे जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा अपना सेटअप वगैरह, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, बोथ लैंग्वेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि डेसिबल के शोर के संपर्क में आने से श्रवण हानि होती है, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि डेसिबल होता है क्या है। तो डेसिबल जो है, इसको शॉर्ट में हम लोग DB लिखते हैं, DB से इंडिकेट करते हैं। इसको ध्वनि मापने का यंत्र माना जाता है डेसिबल, ठीक है। अगर हम जो बोलते हैं ना, वो हमारा जनरली 30 से 60 डेसिबल के बीच में हम लोग ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई 85 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि निकलता है तो उसको हम लोग शोर बोलते हैं, हल्ला जिसको बोलने लगते हैं। कि 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर कोई बोलता है तो उसको हम लोग हल्ला बोलते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि शोर शोर कितना डेसिबल, 85। 85 कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारा 80 सामने है, ठीक है। तो हम लोग इसी को मानेंगे। लिख लीजिएगा कि डेसिबल क्या है, तो ध्वनि मापने का एक यंत्र। और 85 डेसिबल की ध्वनि को शोर बोलते हैं। 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि सामान्य ध्वनि होती है, ठीक है। अगला है फेफड़े की फाइब्रोसिस किसके कारण होती है। लंग्स फाइब्रोसिस कोज्ड बाय। देखिए जो हमारे लंग्स होती है उसमें फाइब्रोसिस जो होती है वह, देखिए बहुत सारा रीज़न है। अगर आप डस्ट के क्षेत्र में आएंगे तब भी होगा, लेकिन जो मेनली रीज़न है, आप सीमेंट के फैक्ट्री में और आपका कॉटन के फैक्ट्री में क्या होता है कि अगर आप कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं ना, जहाँ पे सूत वगैरह धागा वगैरह बुना जाता है, ठीक है। जैसे सूरत में बहुत सारा काम होता है, हमारे झारखंड में भी होता है, ठीक है। इसमें फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो छोटा छोटा धागा सब होता है ना, धुआं के टाइप से, मतलब धुआं नहीं, हवा में घुस के आपके नाक की ओर से आपका फेफड़ा में जमा हो जाता है, और इसी को फेफड़े की फाइब्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो फेफड़ों की फाइब्रोसिस कपास के डस्ट से होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आदमी कपास के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, चाहे सीमेंट फैक्ट्री में, तो उन लोग मास्क लगा के रखता है हमेशा, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है परिणाम स्वरूप
परिसंचरण तंत्र में O2 यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है, किसके परिणाम स्वरूप? ठीक है, इंग्लिश में जिसको समझ में नहीं आएगा वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। एज अ रिजल्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इज रिड्यूस्ड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा कब परिवहन में कम हो जाता है, यानी कि हमारा श्वास कम हो जाता है, जब हमारे कम मिलने लगता है, क्या हो जाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और किसकी मात्रा परिवहन में कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप परिसंचरण तंत्र में O2 की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि हमारे जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कब कम हो जाती है, जब परिसंचरण तंत्र में O2 की परिवहन कम हो जाती है, तब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, कार्बोक्सी मतलब कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में आएगा तो ऑक्सीजन कम मात्रा में आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपके अंदर अच्छाई ज़्यादा रहेगा तो बुराई कम रहेगा, अगर आपके अंदर बुराई ज़्यादा रहेगा तो अच्छाई कम रहेगा, कोई एक कम ज़्यादा होगा ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आएगा तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है कि कम आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, हमारा जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, औद्योगिक उपकरणों का संशोधन करके, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर देंगे, जैसे बाइक का मॉडिफिकेशन करते हैं उसी प्रकार से उद्योग में जितना भी पॉल्यूटेड इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। दूसरा, ऑटोमोबाइल में पर्यावरण अनुकूल बायोडीजल का उपयोग करके, जैसे कि आजकल सीएनजी गैस का आ गया है, सीएनजी बाइक आ गया है, सीएनजी कार सब आ गया है ना, सीएनजी, तो सीएनजी लगाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बाइक का उपयोग करेंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म मालूम है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पूछ लिया जा सकता है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 2 हो गया। तीसरा पूछ रहा है कि कार के निकास पाइप के अंत में एक हरे रंग का बॉक्स लगाना, जिसका उपयोग जैव ईंधन बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी रीजन वायु प्रदूषण को कम कर सकता है। और एक चीज़ मालूम है आप सभी को कि जहाँ पर भी ये ऑप्शन दिख जाता है इनमें से सभी, तो आप उसको फिर मत छोड़िए। ठीक है, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, जल या जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, किस लिए? ठीक है, द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इज। ठीक है, तो एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। आप बोलिएगा वाटर मतलब जल होता है, क्या बात करते हैं आप? हाँ जी, आप बोलिएगा नॉलेज मतलब तो ज्ञान होता है, लेकिन इनसाइट मतलब भी ज्ञान होता है। ठीक, तो इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड है, जैसे पर्यायवाची शब्द है। चलिए, हम लोग इंग्लिश को नहीं पढ़ना है अभी, तो हम लोग क्वेश्चन क्या है, द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जल या जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, तो किसके लिए है? घुली हुई ऑक्सीजन के लिए, घुली हुई क्लोरीन के लिए, घुली हुई नाइट्रोजन के लिए, या मीथेन के लिए? आप खुद अनुमान लगाएंगे कि हमें घुली हुई ऑक्सीजन के लिए आवश्यकता होती है, जलीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन से प्रेरित शैवाल या फूटन की वृद्धि होती है। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे खुद समझ में नहीं आता है, तो आपको मैं क्या समझाऊं। यूट्रोफिकेशन से प्रेरित शैवाल या प्रस्फुटन की वृद्धि होती है। सिंपल से याद रखिए कि शैवाल जो वृद्धि करता है, ग्रो करता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन इज ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम इंसेड। तो देखिए, सिंपल सा, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, जो हमारा शैवाल वृद्धि करता है, इसमें क्या आंसर होगा? मीठे जल के निकास में पोषण की कमी, या मीठे जल के निकास में पोषण के तत्वों का संवर्धन, मीठे जल में निकास में भारी धातु का संचयन, या मीठे जल के निकास में विषाक्त रसायन। तो देखिए, ग्रो कब करेगा? जब मीठे जल के निकास में पोषक तत्वों का संवर्धन होगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मालूम है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि इसका मुझे समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं कि यार मैं सभी प्रश्नों को समझ जाऊँ, सभी प्रश्नों को समझ जाऊँगा तो फिर आदमी नहीं, मैं मशीन बन जाऊँगा, और मुझे मशीन नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ना, छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, और इसका मेन रीज़न होता है कि अगर आपके जो पानी पी रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है बॉस। इसलिए जहाँ का पानी पीते हैं वहाँ का पानी आपको देख लेना चाहिए कि
पानी कैसा है, यहाँ पे आयरन का मात्रा तो ज़्यादा नहीं है या सल्फ़र का मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, एक बार चेक करवाना चाहिए। लाइफ टाइम नहीं, बट आपको एक बार चेक करवाना चाहिए जहाँ पे आप सालों साल जी रहे हैं, ठीक है। खास करके जब आप किसी दूसरे स्थान पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी बचपन से गांव में ही रह रहा हूँ, 23-24 साल होने को चला। अब सोच रहा हूँ कि रांची की ओर मूव करूँ, देखता हूँ। सबसे बड़े कणों को हटा दिया जाता है, किसमें सबसे बड़े कणों को हटा दिया जाता है, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय, तो देखिए बड़े बड़े कण को हटा दिया जाता है, स्क्रीनिंग से भी हटा सकते हैं और सेडिमेंटेशन से भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निस्पंदन करते हैं या पानी को नरम करते हैं तो उससे भी हम लोग हटा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला ऑल ऑफ दीज। इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑप्शन है, सरकारी ऑप्शन, और सरकारी ऑप्शन को कोई छोड़ने नहीं खोजता है जल्दी ना। नेक्स्ट है हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पक्षियों के अंडे डैश रसायन की उपस्थिति के कारण नहीं फूटते हैं। तो जलीय पक्षी के जो अंडे होते हैं, ठीक है, जल में जैसे पक्षी हो गया, जलीय पक्षी जैसे आपका बहुत सारा होता है यार, जैसे क्या बताएंगे, मगरमच्छ का हो गया या फिर आपका कछुआ हो गया, ठीक है। इन सब के जो अंडे होते हैं नहीं फूटते हैं। क्यों नहीं फूटते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? तो जलीय पक्षी के जितने भी अंडे होते हैं इन सब में पाया जाता है डीडीटी। अब ये बोलिएगा ये डीडीटी क्या है, नाम दवा जैसा लग रहा है, नहीं, यह एक केमिकल का नाम है और इसका एग्जैक्टली मतलब पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल टाइक्लोरोएथीन, इतना बड़ा, हाँ ठीक है, आप सिंपल याद रखिए डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ठीक है। तो डीडीटी के कारण जलीय पक्षियों के जो अंडे होते हैं वह नहीं फूटते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आज आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हड़बड़ी में नहीं बता रहा हूँ, आराम से रिलैक्स होकर बता रहा हूँ। चलिए, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है, कैसे किया जाएगा? सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो हमारा जो मृदा प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कैसे? ऊंची है बिल्डिंग नहीं, लिफ्ट तेरी हाइट है, और क्या बोलते हैं, बंद है ना, कैसे मैं आऊँ। तो हमारा देखिए मृदा प्रदूषण का अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको ये सभी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी आपको मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो ये सभी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कृषि अपशिष्टों और जानवरों के कचरे में बायोगैस का उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है आपका जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना, ठीक है, या आयोजित करना, मतलब गांव गांव में नुक्कड़ नाटक करना, खेती बचाओ खेती करना, ठीक है, जंगल बचाओ, ये सभी आपको करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीवन में ना इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गवर्नमेंट को नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक घर में प्रत्येक साल मैं सावन के महीने में एक पोहा दे के जाऊँगा आम का, एक पोहा दे के जाऊँगा, ठीक है, सब ऐसा बोल दे कि मैं एक पोहा दे के जाऊँगा आम का, एक पोहा दे के जाऊँगा पपीता का, 5 को पोहा दे के जाऊँगा प्रत्येक घर में। सच बता रहा हूँ, प्रत्येक घर का आदमी ऑटोमेटिकली वो घर में पोहा को लगाएगा, पौधा को लगाएगा, बड़ा कर देगा। सब रोड के किनारे किनारे खेती करे। अपना जो बजट निकालती है गवर्नमेंट, ठीक है, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट का 5% केवल और केवल वनीकरण में लगाए। देखिए कैसे नहीं होता है। वास्तव में सरकार चाहती है कि भाई हम लोग पैसा खर्चा काहे करें, ठीक है, बर्बाद करती है गवर्नमेंट ज़मीन को, वन को, जंगल को गवर्नमेंट बर्बाद करती है, और आम आदमी को बोलता है पढ़ा लिखा है। अरे पढ़ाने लिखने से कुछ नहीं होता है बस। रियल लाइफ में जब तक से नियम कानून नहीं बनेगा ना तब तक से कुछ नहीं होगा। चलिए, ये सब हमारा मुद्दा नहीं है, हमें केवल पढ़ना है ना, पढ़ना नहीं है, जीवन में काम भी करना है। अगला है मनुष्य की सामान्य वार्तालाप ध्वनि से लेकर होती है। अभी मैंने बताया कि जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो कितना से कितना डेसिबल, तो मैंने क्या बताया था, 30 से 60 डेसिबल। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है 30 से 60 डेसिबल, किसको मारिएगा? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है, हम लोग मार देते हैं 35 से 65 डेसिबल, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया गया ना किसको मतलब आंसर गलत करवा देगा, ऐसा क्वेश्चन दिया है ये वाला। 12 नंबर है हमारा, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की विशेषता क्या है, ठीक है।
तो फीचर्स बताने, फीचर्स ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट इज, तो जीरो वेस्ट यानी कि जीरो वेस्ट, वेस्ट मतलब बर्बाद, यानी कि एकदम कम बर्बाद करना है। तो उसकी विशेषता क्या है, अगर आपको कम बर्बाद करना है तो वही इनमें से सभी। हाँ चलिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि अगर हमको एकदम बर्बादी बहुत कम करना है तो स्रोत पर कूड़े को अलग करना होगा, प्रत्येक प्रकार का अलग अलग संग्रह करना होगा, सभी गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है, तभी हम लोग का वेस्ट जो है एकदम कम होगा। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या है, इसको कैसे कम किया जाएगा। तो पहला है लेजर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही। दूसरा है आपका रिसाइकलिंग, ठीक है ये भी। तीसरा है आपका मोर टाइम्बर, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे आपका पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये सभी आपके सही होंगे, सही होंगे। नहीं यार, आपका दिमाग कहाँ गया सागर, सॉरी मेरा दिमाग ना चलते चलते कहाँ चला जाता है यार, सच बताओ कहाँ चला गया था। सोच रहा है यार कि लाइफ में सागर तुमने अभी तक ये सब नहीं किया, खाली पढ़ाई और पैसा कमाने में और काम करने में यही सब बिता दिया, ये सब का हम एंजॉय नहीं कर पाए लाइफ में। सही बता रहे हैं, मजाक में, ठीक है। काश कर लेते हैं, उफ, दुख शेयर हो पाता किसी से साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा है ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो ठोस अपशिष्ट जो होता है, ठोस अपशिष्ट मतलब ठोस मटेरियल जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, इसकी समस्या को कैसे कम किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हमें कम करना है तो हमें रिसाइकलिंग करना पड़ेगा, यानी कि पुनर्चक्रण, बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, रिसाइकलिंग करना पड़ेगा ठोस अपशिष्ट को कम करने के लिए। जैसे आपने मान लीजिए कोई ले लिया प्लास्टिक का पॉलीथीन या कोई सामान, उसको आप बार बार यूज कीजिए, ठीक है, वही एक ऑप्शन है। और क्या बताएंगे ना, वेस्ट को अगर कम करना है तो बार बार यूज कीजिए, चाहे कम प्रयोग कीजिए, यही सब होगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन व्यक्तिगत स्तर पर कम किया जाता है। ठीक है, कौन सा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन है जो पर्सनल लाइफ में, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर कम किया जाएगा। तो पर्सनल लाइफ पे अगर आपको कम करना है तो निपटारा यानी कि डिस्पोजल करना होगा। दूसरा पुनर्चक्रण भी करना होगा, पुनर्चक्रण। तीसरा बर्निंग। चौथा है आपका सोर्स रिडक्शन। तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल है, हालांकि सभी यूजफुल होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूजफुल होगा वो हमारा हो जाएगा सोर्स रिडक्शन, स्रोत में कमी। ठीक है, मिनिमम यूज कीजिए यार, एकदम मिनिमम, ये सबसे ज़्यादा बेटर काम देगा हमें, ऑप्शन डी। ठीक है, आज 15 तक ही करेंगे हम लोग। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कई बार पुनर्विनीकरण किया जा सकता है, मतलब बार बार हम लोग इसको नवीन कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मेड टाइम्स। ठीक है, मैनी टाइम्स। तो मैनी टाइम्स हम लोग रिसाइकल किसको किसको कर सकते हैं। देखिए, कार्बन पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसको एक बार जलाने से वह राख बन जाता है, तो ये तो हमारा कार्बनिक पदार्थ एक ही बार यूज होगा, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम का हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, लकड़ी भी एक बार जला दिए तो ख़त्म हो गया, प्लास्टिक भी एक बार जला दिए तो ख़त्म हो गया। ठीक है, बट एल्युमिनियम को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, सो एल्युमिनियम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसका मैं कभी कभी एक क्लास लिया करूँगा शाम को, अभी फ़िलहाल आप लोग का मेजर पेपर माइनर पेपर करवा दूँगा। ठीक है, धीरे धीरे करके। और आप लोग मेरे भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि मैं एक आपका सपोर्टर हूँ, ठीक है, आपका कमजोरी नहीं। तो कमजोरी उसको बोलते हैं जो आपने ऊपर अधीन रख दे आपको, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैं बैक सपोर्ट करूँगा आपको, ठीक है, मैं धक्का दूंगा आपको और आगे पहुँचा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी चालू नहीं करूँगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, तो आप लोग तैयारी करें, मैं साइड में आपको सपोर्ट करता ही हूँ, ठीक है। और मैं जब भी खाली रहता हूँ तो आपके लिए वीडियो अवश्य लाता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भैक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे मैं अभी तक शायद 10 वीडियो से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।